हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था जो आपके रेक्टिफायर्स के बारे में, और रेक्टिफायर्स के बाद में हमने जेनर डायोड की बात की थी। और जेनर डायोड के लिए हमने यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन के रेस्पेक्ट में हमने उसको यूज़ किया था। अब हम यहाँ इस टॉपिक में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट आपका जो है फिल्टर्स के बारे में। तो जैसे कि हम ये कहते हैं कि जब आपका चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो, तो तीनों में ही अगर हम कहें तो हाफ वेव रेक्टिफायर से हमें आउटपुट जो होता है वो आउटपुट कुछ इस तरह से हमें मिलता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो आउटपुट आपका कुछ इस तरह से होता है और आउटपुट में हमें यहाँ से और फिर नेगेटिव साइकिल के लिए कुछ नहीं मिलता, पॉजिटिव साइकिल के लिए मुझे फिर से इस तरह से मुझे आउटपुट मिल जाता है। ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर। तो हम क्या है कि यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ डीसी की बात, और जैसे कि हम डीसी कह चुके हैं ये आपकी प्योर डीसी नहीं होती। अगर प्योर डीसी की हम बात करना चाहें तो आपका जो टाइम एंड करंट के बीच कर्व कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है। देखो यहाँ पर ये आपका प्योर डीसीएस नहीं मिल रही है, यहाँ पर आपकी करंट बढ़ रही है, फिर एक वैल्यू तक डिक्रीज हो रही है, फिर करंट बढ़ रही है, फिर एक वैल्यू तक डिक्रीज हो रही है। मतलब फ्लक्चुएशन है इसमें। फ्लक्चुएशन है मतलब ये प्योर डीसी नहीं है। इस डीसी के साथ में जो हमें रेक्टिफायर से मिली है, इस डीसी के साथ में थोड़े एसी कंपोनेंट्स भी है क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रहा है। और डीसी के साथ में जब एसी कंपोनेंट आ जाते हैं तो इस वाली करंट को अपन बोलते हैं रिपल करंट। और इसमें जो ये एसी कंपोनेंट है ना डीसी के साथ में, ये वाला प्योर ऐसा होना चाहिए लेकिन उसका फ्लक्चुएशन है। तो फ्लक्चुएशन वाला जो पोर्शन है ना उसको हम बोलते हैं रिपल। और उसको जिस चीज से मेजर करते हैं उस रिपल फैक्टर की हमने बात करी। तो हमने कहा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर 121% के अप्रोक्सीमेट होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में ये 48% तक गिर जाता है। तो बोले चाहे 121 हो चाहे 48% हो, लेकिन हम क्या है यहाँ पर जो है इस रेक्टिफायर से जो ये अपना रिपल है इस रिपल को अलग करना चाहते हैं, जो आउटपुट मुझे मिली है उससे। तो उससे इसको अलग करने के लिए, रिपल फैक्टर्स को यहाँ से अलग करने के लिए हम जो यूज करते हैं फिल्टर सर्किट्स का। तो सबसे पहले फिल्टर सर्किट क्या होता है इसको देख लेते हैं अपन। कई प्रकार के अपन फिल्टर यहाँ पर काम में लेते हैं। फिल्टर circuit are those circuits which reduce the AC component from the output which is obtained by a rectifier। एक रेक्टिफायर से आपको जो आउटपुट मिला है उस रेक्टिफायर से आउटपुट को हम यहाँ से जो उसमें रिपल है उसको, उस कंपोनेंट को यहाँ से अपन रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। वही पूरी तरह से हटा तो नहीं सकते लेकिन रिड्यूस इसको अपन बहुत हद तक कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जो है फिल्टर वो सर्किट होते हैं जो आपके एसी कंपोनेंट को रिड्यूस करते हैं, रिपल फैक्टर को रिड्यूस करते हैं आपके जो है आपके डिस्टकारी से, रेक्टिफायर से मिलने वाले आउटपुट से। तो यहाँ पर इन फिल्टर्स के लिए अपन कई प्रकार के फिल्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फिल्टर जो होता है आपका वो अपन यहाँ बात करते हैं आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर की। कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर का अपन बात करेंगे। इसमें कैपेसिटर जो होता है वो यहां जोड़ा जाता है, कैपेसिटर होता है आपका। दूसरा जो अपन यूज करते हैं वो आता है आपका जो है सीरीज इंडक्टर, फिर एल सेक्शन, फिर पाई सेक्शन। अपन फिलहाल शंट कैपेसिटर की यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसको शंट कैपेसिटर की करने की क्या करते हैं अपन कि आपको जो रेक्टिफायर से, अब मैं रेक्टिफायर देखो यहाँ पर अगेन नहीं बनाऊं, फुल वेव हो चाहे हाफ वेव हो, अपन फुल वेव रेक्टिफायर को यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, उसको अपन यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर का सिर्फ मैं ब्लॉक डायग्राम यहाँ रेडी कर देता हूँ। ये रेक्टिफायर है मेरे पास में, ओनली ये ले लिया मैंने, है ना। ये मेरे पास में क्या था, ये था मेरे पास रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर से जो मुझे आउटपुट मिला है वो आउटपुट में थोड़ा फ्लक्चुएशन है और वो प्योर आपका आउटपुट नहीं मिला है यहाँ पर मुझे। मतलब जो लोड आरएल पर जब मैं इस आउटपुट को ऑब्टेन कर रहा हूं, इस लोड आरएल पर मुझे क्या है,
यहाँ पर प्योर नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसके पैरेलल में एक कर देता हूँ मैं आपका जो है यहाँ पर कैपेसिटर को ऐड कर देता हूँ ऐसे। अगर हम इसके पूरे डायग्राम की बात करें भाई पैरेलल में ऐड करना है आपको लोड आरएल के साथ एक कैपेसिटर। अगर इसे पूरे डायग्राम की हम बात करें तो डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या है भाई, प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, बिल्कुल जानते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ से अपन एसी जो कंपोनेंट आप ऐड करते हो, आप एसी इनपुट यहाँ से देते हो, ये होती है हमारे पास इसकी सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर मैंने बना, ये सेकेंडरी कॉइल है आपकी। और इस सेकेंडरी कॉइल के साथ इस टर्मिनल पे हमने जोड़ रखा है एक डायोड, पहला डायोड है मेरे पास, इसको मैं D1 कहता हूँ, और दूसरा डायोड भी मैंने यहाँ जोड़ रखा है, इस डायोड को नाम दे देता हूँ मैं अगेन, ये दूसरा डायोड है, उसको बोल देता हूँ मैं डायोड D2। तो दो डायोड मैंने यहाँ पर जोड़ दिए, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। और यहाँ पर अपन क्या है, लोड, यहाँ से अपन क्या करते हैं कि यहाँ से इसका टैपिंग पॉइंट लेते हैं, इस टैपिंग पॉइंट से अपन लोड आरएल को कनेक्ट करते हैं ताकि हम आउटपुट को फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ से मैं लेता हूँ आपका जो है इस तरह से, यहाँ से इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये लोड आरएल मैंने कनेक्ट कर दिया, ये लोड आरएल है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, अंदर की तरफ लिख देता हूँ इसको मैं लोड आरएल, ये लोड आरएल ले लिया मैंने इसमें। और मैंने यहाँ पर जो है कैपेसिटर्स जोड़े हैं, है ना। एक कैपेसिटर हम फिलहाल जोड़ रहे हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया, इस इंडक्टर सॉरी इस रेजिस्टेंस के साथ में कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सी, और यहाँ से ये जो है आपका सर्क्यूट कुछ इस प्रकार से कंप्लीट, इस तरह से जोड़ दिया मैंने, इसको कनेक्टेड कर दिया। और अब मेरे पास में जो है ये आपका हो गया फिल्टर, और फुल वेव रेक्टिफायर के अपन फिल्टर की बात कर रहे हैं। अगर फुल वेव रेक्टिफायर इसकी वर्किंग देखिए तो वर्किंग कैसे होती है यहाँ पर इसकी, और यहाँ पर अगर से कैपेसिटेंस सी है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक्सएल कितना होगा, एक्ससी कितना होगा, तो एक्ससी जो इसके लिए बनेगा वो होगा 1/ओमेगा सी। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी आपका कैपेसिटेंस होता है, और एक्ससी यहाँ पर इम्पीडेंस अपन यहाँ पर इसको कहते हैं, ठीक है ना। इम्पीडेंस यहाँ पर आपका एक्ससी हो जाता है। तो अब इसमें अपन जो है इसको यहाँ से सबसे पहले इसकी वर्किंग की बात कर देते हैं। तो इसकी वर्किंग में क्या होता है, इसकी वर्किंग में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, जो डायग्राम मुझे आउटपुट पर मिलता है, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से डायग्राम मिलता है मुझे आउटपुट पर, और हम इसको अच्छे से समझ लेंगे डायग्राम को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसको यहाँ पर अपन सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका जो है यहाँ तक वोल्टेज रेगुलेशन, रेगुलेटर लगा के अपन इसको रेगुलेट तो कर लिया वोल्टेज को ऐसे, ये फिर ये आपका इस तरह से, ये फिर आपका इसी प्रकार से आगे भी इस तरह से चले जा रहा है, ये आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ बिल्कुल चला जा रहा है। अब क्या होता है देखो, जैसे ही हम फिल्टर को ऐड करते हैं, ये फिल्टर काम क्या करता है, ये फिल्टर रिपल को रिड्यूस करने का काम करता है। एक फिल्टर से अगर हमारा काम नहीं चलता तो हम पैरेलल में बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पर लगाते हैं हर बार, तो हर बार रिडक्शन यहाँ पर हो जाता है आपके रिपल कंपोनेंट का। तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि जब आपका डायोड D1 जब ये पॉजिटिव टर्मिनल पर होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल पर होता है इन द हाफ सिग्नल ऑफ इनपुट वेव, एसी वेव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल, तो ये डायोड D2 कंडक्ट नहीं करता, और डायोड क्या करता है, ये D1 कंडक्ट करता है, ये क्या करता है, करंट को फ्लो करता है, और उससे क्या होता है आपका कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होने लगता है, यहां से चार्ज होना चालू करता है कैपेसिटर। देखो मैं इसको डॉटेड लाइन के द्वारा इसको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, एक डॉटेड लाइन में यहाँ पर खींच रहा हूँ इस तरह से अलग से, है ना, इस तरह से मैं लाइन खींच, मतलब कैपेसिटर को चार्ज होने को शो कर रहा है आपका। ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन जो है कैपेसिटर के चार्ज को होने को शो कर रही है। ये कैपेसिटर आपका चार्ज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, यहाँ पर चार्ज हो गया, और जैसे ही यहाँ पर ये पहुंची अपनी वेव अपने फुल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड EM तक ये पहुंची, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटर जो होगा ये भी इस वैल्यू EM तक फुली चार्ज हो जाएगा। अब ये चार्ज हो चुका है। अब क्या होगा, इसके चार्ज होते ही जब ये चार्ज होगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, तो ये इसको चार्ज करता रहेगा, इसकी ऊपर वाली प्लेट फुली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी।
और उस कंडीशन में अब क्या होगा कि जब ये फुली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो अब ये इस डायोड D1 को रिवर्स बायस्ड कर देगा। इस डायोड D1 के रिवर्स बायस्ड हो जाने से अब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इस RL से क्या होगा, आपका डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ऑब्वियसली करंट कंटिन्यू बहेगा, इस पे कंटिन्यू वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर करंट को फ्लो करने के लिए ये तो कंडक्शन रोक देगा इसका, लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा और डिस्चार्ज होते 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 ये इस वैल्यू तक यहाँ पर पहुंच जाए, ऐसे पहुंच गए डिस्चार्ज होते, मतलब यहाँ पर हो रही है इसकी डिस्चार्जिंग। ये जो पोर्शन शो कर रहा हूं मैं, ये वाला, ये आपका डिस्चार्जिंग का पोर्शन है। डिस्चार्जिंग आपकी इस पोर्शन में हो रही है, ये हो रही है डिस्चार्जिंग और यहाँ हो रही है चार्जिंग। तो ये डिस्चार्ज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा तो अब इसका साइकिल चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल पे और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे। जैसे ये होगा तो अब क्या होगा भाई, कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हो चुका है। अब जैसे इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, डायोड D1 विल नॉट कंडक्ट बट डायोड D2 विल कंडक्ट। डायोड D2 कंडक्शन करेगा और यहाँ चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल अब यहाँ आएगा तो ये आपका कैपेसिटर की ऊपरी प्लेट है, ये फिर से पॉजिटिव चार्ज ना चालू हो जाएगी। इसका मतलब कि डीसी हमें मिलेगा और ये वापस से इसका चार्जिंग यहाँ पर चालू हो जाएगा। ऐसे मैंने शो कर रखा है रेड लाइन के द्वारा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे ही ये अपना जो इनपुट है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंचेगा, उसी समय आपका जो है ये चार्ज कैपेसिटर होगा, ये फुली चार्ज हो जाएगा और फुली चार्ज होकर के अब क्या कर देगा, ये वापस से इसको ब्लॉक कर देगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा आपका भी। तो ये क्या कर देगा, इस करंट को ब्लॉक कर देगा, इस डायोड D2 को फिर से क्या करेगा, रिवर्स बायस में ले आएगा। जिससे डायोड D2 भी अब कंडक्ट नहीं करेगा। उस कंडीशन में लोड RL पर मुझे करंट चाहिए, तो आपका कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज होना चालू होगा और ये डिस्चार्ज होते होते फिर ये इस तरह से वापस से ये कंडीशन चेंज और अगेन फिर से साइकिल चेंज होगा, ये मुझे इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा और मैक्सिमम ये चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो है ये कैपेसिटर है वो वर्क कर रहा है। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू क्या कर रहा है, हर बार जो है ये पूरे रिपल को नहीं आने दे रहा। अब देखो रिजल्टेंट करंट जो बनेगा ना आपका, वो इस रेड लाइन के द्वारा शो किया जाएगा। ये मतलब आपका रिपल यहाँ पर कम हो चुका है, रिपल कम हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, देखो एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं इसके लिए कि XC बराबर 1/ω/c होता है और आपकी DC के लिए ओमेगा क्या होता है, 0 होता है। ओमेगा की फ्रीक्वेंसी जो 2πf जो होता है, फ्रीक्वेंसी अपन बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो आपकी डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 0 फ्रीक्वेंसी होती है, फ्लक्चुएशन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी 0 होती है इसकी। उस कंडीशन में क्या होता है, ये 0 होने से 1/0 इज इक्वल टू ये इंफिनिटी बन जाता है। मतलब ये आपकी प्योर डीसी को पास नहीं होने देता, प्योर डीसी को आगे निकाल देता है, ऐसा भी हम कहते हैं इसमें। लेकिन आपका जो चूंकि लोड रेजिस्टेंस है, इस लोड रेजिस्टेंस को कम रखा जाता है इस XC के कंपैरिजन में। XC का जो आपका इंपीडेंस है वो लोड रेजिस्टेंस RL के रेजिस्टेंस से जो है ज्यादा होता है, लोड कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका जो, अगर हम कहें एसी के लिए ओमेगा होती है, हमारे पास जो आती है वो 50 हर्ट्ज की हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता है, ये XC अब इंफिनिटी नहीं होगा, मतलब ये कुछ ना कुछ करंट को पास करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ आपका RL की वैल्यू इस XC से कम है ना, सॉरी RL की वैल्यू यहाँ क्या रखी जाती है, RL की वैल्यू XC से ज्यादा रखी जाती है। क्योंकि RL की वैल्यू XC से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारा का सारा करंट इस जो एसी कंपोनेंट है ना, एसी कंपोनेंट को ये नहीं रुकेगा, इस फ्रीक्वेंसी के होने से इजीली पास होने देगा। और हमने लोड रेजिस्टेंस को बहुत हाई रख रखा है कंपेयर टू इंपीडेंस ऑफ दिस कैपेसिटेंस। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एसी यहां नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहां तो बहुत ज्यादा आपका रेजिस्टेंस है, तो एसी ज्यादा से ज्यादा इसमें से पास हो जाएगा। मतलब सारा का सारा एसी कंपोनेंट इसमें से पास होकर के इसको अगर हम ग्राउंडेड कर देते हैं तो ये ग्राउंड में आपका चला जाएगा, ग्राउंड में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ डीसी कंपोनेंट बचेगा जिस लोड RL पर आ जाएगा, जिसको हमने वहां शो कर भी रखा है। तो ये इस तरह से आपकी वर्किंग यहाँ पर इसकी होती है। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि RL की वैल्यू XC की वैल्यू से क्या होती है, यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा रखी जाती है ताकि क्या हो जाए, इजीली आप यहाँ पर जो है आउटपुट को प्योर डीसी के रूप में फाइंड आउट कर सके, मैक्सिमम एसी कंपोनेंट यहाँ से होकर के पास हो जाए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एसी अगर इसमें चला जाता है तो फिर से कैपेसिटर लगा देते हैं, तो बार बार लगाते हैं हम फिल्टर्स की
क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जिससे हमारा सर्किट का नॉइस कम होता है और एसी कंपोनेंट यहाँ पर हट करके प्योर डीसी, पूरी तरह से प्योर तो नहीं है कि हम बहुत काफी हद तक उस डीसी को अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। ये आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, इतना मैंने आपको कह दिया। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर अपन अगर इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट का आपका इस सर्किट का जो होता है आपका कोई ना कोई यहाँ पर टाइमिंग होता है ना। मतलब अपन यहाँ से अगर टाइमिंग की बात करें सर्किट का अपना क्या होता है, यहाँ पर कोई ना कोई बिल्कुल टाइमिंग है ना, और उस टाइमिंग को अपन उसका बोलते हैं, यहाँ पर उसको बोलते हैं अपन इसका टाइम कांस्टेंट, है ना। जो आपका रेजिस्टेंस आरएल के द्वारा जो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो आरएल के द्वारा सी की जो डिस्चार्जिंग होती है, ये डिस्चार्जिंग होती है और ये डिपेंड करती है आपके टाइम कांस्टेंट पर। ये टाइम कांस्टेंट पर जो क्या करती है, डिपेंड करती है, टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। टाइम कांस्टेंट कैसा है आपका, उस टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। मतलब हम ये बिल्कुल कह सकते हैं आपका कि r इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी से इसको अपन कह सकते हैं भाई r इज इक्वल टू, अगर मैं इसको r की वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी ले लूं, आपका rl को एप्रोक्सीमेट के बराबर ले लूं, तो उस कंडीशन के लिए rlc यहाँ पर आपका हो जाता है, हो जाता है इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा की जगह रख दूंगा मैं 2 पाई अपॉन में t, ये हो जाता है, t ऊपर जाता है तो यही बनता है आपका टाइम कांस्टेंट, और ये टाइम कांस्टेंट जो होता है ये आपका RLC या RC के इक्वल होता है। और ये टाइम कांस्टेंट ही डिपेंड करता है कि सी की मतलब इस पर डिपेंड करती है आपकी सी की डिस्चार्जिंग, कि सी की डिस्चार्जिंग जो डिपेंड करता है RL पर। RL की वैल्यू अगर मैक्सिमम रख दें टाइम कांस्टेंट मैक्सिमम, और उसको कम कर देंगे तो टी की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो टाइम कांस्टेंट जो लोड RL के द्वारा इस कैपेसिटेंस जो चार्ज हुआ था उसकी डिस्चार्जिंग डिपेंड करती है इस टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू RLC के ऊपर। और हम मैथमेटिकली इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसको इजीली कह सकते हैं, लेकिन हमें इसको प्रूव नहीं करेंगे, हमारा इसका प्रूव नहीं दे रखा है। हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे कि आपकी जो मैक्सिमम वोल्टेज जो होती है वो डिपेंड करती है आपके जो है EM और E की पावर ऑफ ये जो होता है आपका माइनस, और जो बन जाता है आर टी अपॉन में RLC, माइनस का टी अपॉन में RLC, इस पर ये डिपेंड कर जाता है। हम इसी टाइम कांस्टेंट के लिए इसको प्रूव किया जा सकता है इस इक्वेशन को। हम आगे दो इक्वेशंस और यूज करेंगे जो डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। तो हम प्रूव कर सकते हैं जो आपका पोटेंशियल है वो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट होता है इस टी अपॉन RLC, RLC इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट होता है आपका, इसका एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट होता है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं EM, लिख दूं मैं यहाँ पर, और e की पावर इसको मैं अब जो है e की पावर x का मैं एक्सपेंड करता हूं, इसको इसका एक्सपेंशन होता है तो वो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन में फैक्टोरियल आगे चलता रहता है। अपन सिर्फ इसकी शुरू की दो टर्म्स को यूज कर लूं तो मैं लिख सकता हूं इस e की पावर माइनस टी को, तो मैं लिख सकता हूं माइनस टी अपॉन में कितना हो जाता है ये RLC हो जाता है। इसको मैं अंदर कर देता हूं मल्टीपल, तो EM और माइनस का ये बन जाता है EMT अपॉन में RLC। ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर फाइंड आउट होती है। ये आपकी जो है EM माइनस EMT, ये आपका जो है यहाँ पर जो है मैं कह सकता हूँ कि t टाइम पर ये जो इक्वेशन शो कर रही है t टाइम पर इस कैपेसिटर की प्लेट पर पोटेंशियल को शो करती है। t टाइम पर एट टाइम t जो आपके कैपेसिटर के टर्मिनल में पोटेंशियल होता है वो कितना होता है v होता है। तो ये एट टाइम t जो t टाइम पर आपके पोटेंशियल पर जो पोटेंशियल होता है आपके कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल होता है वो इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा आपको दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें इसके लिए डेरिवेशन जनरेट करना है, डेरिवेशन हम प्रूव कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को मैं नीचे बना सकता हूँ कुछ इस तरह से अपनी हेल्प के लिए, और मैं ये कह देता हूँ मुझे जो वेव मिल रही है वो वेव कुछ यहाँ से है ना, इस तरह से मैं इसको बनाता हूँ। तो ये इस तरह से होकर के ये ऐसे और फिर डिस्चार्जिंग, फिर यहाँ से जो है चार्जिंग और फिर डिस्चार्जिंग, फिर यहाँ से चार्जिंग, ये तो मिल रहा है मुझे ऊपर वाला कैपेसिटर के द्वारा, ऐसा क्वेश्चन मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर दो कंटिन्यूअसली जो चार्जिंग हो रही है उनके बीच का टाइम मैं ले लेता हूं कैपिटल टी, या दो कंटिन्यू दो सक्सेसिव चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की आपकी,
चार्जिंग हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ फिर चार्ज हो यहाँ तक पहुंचा। अगर यहाँ से लेता तो मुझे फिर यहाँ पे क्या ये पॉइंट लेना पड़ता, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अगर यहाँ से यहाँ तक टाइम ले रहा हूँ तो फुल चार्जिंग के बीच का जो टाइमिंग है वो आपका क्या है, दो कंटिन्यूअस चार्जिंग है, दो सक्सेसिव चार्जिंग के बीच का जो टाइम है आपका वो कैपिटल टी में यहाँ पर ले लेता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटर फुली चार्ज होकर डिस्चार्ज होगा और वापस से फुली चार्ज हो जाएगा। इस इक्वेशन का मतलब आपका ये है। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि आपका जब इस डायोड के द्वारा थ्रू डायोड जब आपका इस कैपेसिटेंस का चार्जिंग होती है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई जो अग्रबायसी जो डायोड है इसका प्रतिरोध बहुत अल्प होता है और आवेशन के लिए कालांक भी अत्यल्प हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा कि भाई इसका अगर कैपेसिटेंस या बहुत कम हो जाता है, अगर मैं सिर्फ टी बराबर आरसी की बात करूं, आरएल न लूं, उसमें सिर्फ आरसी की बात कर दूं तो डायोड का रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम होता है। डायोड के रेजिस्टेंस मिनिमम होने के कारण से टी इजिकल टू, मैंने क्या बताया था, आरएलसी, या इस डायोड के लिए लिख सकता हूँ टी इजिकल टू जो आपका टाइम कांस्टेंट है वो आर सी के इक्वल होगा। और जब डायोड का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा तो आपका टाइम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। मतलब बहुत कम समय में आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, आपका चार्ज होगा और चार्ज और डिस्चार्जिंग के थ्रू ये प्रोसेस पूरी पूरी चलती रहेगी। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है संधारित्र पर जो पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो आपकी ये हो, मतलब जब अगर ये बहुत कम होगा अच्छी तरह से वोल्टेज को करंट को जनरेट कर पाएगा, आर की वैल्यू कम होगी, टाइम कांस्टेंट बहुत कम होगा, टाइम कांस्टेंट बहुत कम होने से आपकी ये वैल्यू हमें किसी टाइम टी पर पोटेंशियल के लिए फाइंड आउट होगी और ये आपका यहाँ पर पोटेंशियल मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन किसके किसके बीच में हो रहा है, इस मैक्सिमम वैल्यू और इस आपका जो ये हो रहा है आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस हो रही है, डिस्चार्जिंग में इस कैपेसिटर की ये वैल्यू, इन दोनों के बीच फ्लक्चुएशन है, मतलब आपका वोल्टेज बढ़ रहा है यहाँ पर, कैपेसिटर फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो आपका यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन किसके किसके बीच में हो रहा है, ईएम और ये इस वोल्टेज के बीच फ्लक्चुएशन हो रहा है इसका, तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है आपका वोल्टेज यहाँ पर। तो इस कंडीशन में आपका मैक्सिमम वोल्टेज और किसी टाइम टी पर जो आपका कैपेसिटर पर वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये वैल्यू कभी मैक्सिमम और कभी ये मिनिमम की वैल्यू को फाइंड आउट कर रही है। तो मैं इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा देता हूँ, मैं इक्वल कर देता हूँ इसको बिल्कुल, ताकि बिल्कुल अपने पास में ये इस तरह से ये है ना, और ये इसका आपका यहाँ से यहाँ तक का समय। अब देखो फ्लक्चुएशन यहाँ से, तो मैं इस वैल्यू जो है ना जिसको टच करते जा रही है, इस वैल्यू को मैं बोल देता हूँ कितनी है ये आपकी, ये वैल्यू हो गई आपकी ईएम मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और यहाँ से इस जो वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू, इसको मैं यहाँ से कह देता हूँ कि इन दोनों के बीच में आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, ये देखो लाइन की तरह इसको मिला दिया मैंने और इसको मैंने बोल दिया क्या, ई एम, और माइनस का कितना है आपका ई एम टी, ई एम टी अपॉन में कितना है ये टू, सॉरी सिर्फ आर एल सी, ये हो जाएगा आपका। अभी हम इसको डीसी नहीं कह सकते, प्योर डीसी अभी भी नहीं मिलेगी मुझे इसके लिए, तो प्योर डीसी के लिए मैं इसका मीडिएटर पॉइंट लेता हूँ ये ऐसा, और यहाँ मैं कहता हूँ कि भाई आपका जो यहाँ पर मिडिल पॉइंट लिया है मैंने इसका, देखो मिडिल पॉइंट ले लेता हूँ बिल्कुल इसका, मैं थोड़ा क्लियर हो जाए, ये मिडिल पॉइंट इसका ले रहा हूँ मैं, इस आपके पास जो वेव मिली है ना फ्लक्चुएशन और नॉन फ्लक्चुएशन से, तो ईएम और ईएम माइनस ईएमटी के बीच फ्लक्चुएशन हो रहा है और मैं इन दोनों की एवरेज वोल्टेज को ले रहा हूँ इन दोनों के बीच में। हम ये कहेंगे कि फ्लक्चुएशन इन दोनों के बीच में होगा, तो जो डीसी मुझे मिलेगी वो डीसी को मैं इस जो बीच में लाइन खींची है मैंने, इस बीच में डॉटेड लाइन के थ्रू मैं इसको यहाँ पर शो कर सकता हूँ, इस डॉटेड लाइन के द्वारा इसको मैंने यहाँ पर शो किया है आपके डीसी कंपोनेंट को, जो प्योर डीसी मुझे मिल रही है यहाँ पर, तो इस तरह से शो कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर उच्चावचन जो वोल्टा रहेगी वो उच्चावचन वोल्टा कितनी होगी आपकी, देखो जब ये ईएम है, ये ईएम माइनस ईएमटी है आपका, तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ईडीसी जो मुझे मिलेगी, ये वैल्यू आपकी ईडीसी होगी, और जो ईडीसी की वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा, इन दोनों का मीडिएटर पॉइंट ले लिया, ये हो जाएगा आपका ईएम, ये तो मैक्सिमम वोल्टेज और ये आपका हाफ तक ही आ रहा है, मतलब माइनस का ई एम टी अपॉन में कितना है ये टू आर एल सी हो गया। देखो ये वैल्यू जो है पूरी पूरी मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, अगर मैं ई एम कहता हूँ इसको, उस कंडीशन में ये जो पोर्शन छोटा सा बनेगा ये सी एम का हाफ हो जाएगा, इन दोनों को मैं रिड्यूस करूंगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा,
और कैंसिल होकर के सिर्फ ईएमटी इतना मान बचेगा मेरे पास नहीं। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ भाई आपकी पूरी ये ईएम है यहाँ से यहाँ तक की, अगर तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो ये वैल्यू होगी ये इस ईएम की क्या हो जाएगी, बिल्कुल हाफ, और जस्ट हाफ के लिए ईएम टू बाय ईएम टी अपॉन 2 आर एल सी, इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से कह दूंगा। मतलब ये जो इक्वेशन है ये आपका, ये इससे मुझे कैपेसिटर चार्ज हुआ, चार्जिंग हुई, डिस्चार्जिंग हुई, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन को लेकर के मैंने इसको अलग से प्लॉट किया, और मैं कह रहा हूं कि आपका मैक्सिमम ईएम तक आपका जो हो रहा है फ्लक्चुएशन, किसके किसके बीच फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू और इस वैल्यू, और ये वैल्यू अपने पास मैंने लिख दी है इसको, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच फ्लक्चुएशन यहाँ पर हो रहा है, करंट आपकी ऐसे ऐसे अभी फ्लक्चुएट कर रही है, और अपन इस फ्लक्चुएशन को और कम करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों के बीच का जो एवरेज ले लेते हैं, ये आपकी एवरेज आ जाती है, और इसी को अपन बोलते हैं ईडीसी, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आपका फ्लक्चुएशन और भी यहाँ पर कम हो जाता है, और ये कंडीशन में मुझे ये ईडीसी मिल जाती है। और चूंकि यहाँ पर अगर इस पूरे को मैं ईएम कहता हूँ, तो इसके लिए क्या बन जाएगा आपका इतना पोर्शन, इसको मैं कह दूंगा एवरेज, मतलब ईएम बाय 2, तो उसका जस्ट हाफ होकर के ये अपने पास में सेकंड वैल्यू आएगी इस ईडीसी की, तो ईडीसी इज इक्वल टू ईएम माइनस का ईएम अपॉन में 2 आर एल सी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर ये कहते हैं। और ये जो ईएमटी अपॉन 2 आर एल सी होती है ना, देखो यहाँ पर ये इसका प्योर आपका कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो होता है ना, ये अलग करना होता है हमें, यही कहलाता है आपका क्या, नीचे वाला ये पोर्शन है, और ये कहलाता है आपका एसी, तो ये ट्रिपल वाला कंपोनेंट, मतलब ईडीसी मिलती है, उस ईडीसी जो ईएम मिल रही थी मुझे, ईएम में से कुछ कंपोनेंट कम हो गया, और जो कंपोनेंट कम हुआ है तो हमें यहाँ पर डीसी की वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल मिल गई। ये कंपोनेंट जितना कम होता जाएगा, रिपल उतने कम होते जाएंगे, और उतनी ही जल्दी मुझे क्या, प्योर डीसी यहाँ पर मुझे फाइंड आउट होती जाएगी। तो इस प्रकार से मैं इस इक्वेशन को कहता हूँ, यहाँ से मैं और इसके कंपोनेंट रखता हूँ, फिर आगे मैं एक और फिल्टर लगा दूंगा, अब मेरे पास में जो है डीसीएसी मिल गई मेरे को, फिर से मैं इसको वापस से अगले फिल्टर पे दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है अगले वाले के लिए फिर से मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करके मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, ईएमटी अपॉन में वो और कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 आरएलसी, मतलब ये कंपोनेंट आपका कंटिन्यू रिड्यूस होता जा रहा है, और मुझे क्या होती है, ईडीसी यहाँ पर मिलती जा रही है, प्योर ईडीसी को मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन जो है यहाँ पर इस रिपल कंपोनेंट को इस मेथड से कम करते जाते हैं। ये आपको मैथमेटिकली यहाँ पर शो कर रखा है, वैसे कंपोनेंट यहीं पर ही कम हो गया था, एसी इसमें से फ्लो हो गई, डीसी यहाँ बची और डीसी यहाँ आ गई, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली टर्म में लिखना चाहा, तो मैथमेटिक टर्म में लिखने के लिए मैंने इस मैथमेटिक्स का यूज किया और कहा ईएम और इसके बीच फ्लक्चुएशन हो रहा है, अगर मैं कैपेसिटर्स के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करूं, इन दोनों का एवरेज ले लूं बीच में, तो यहाँ पर आपकी एसी कंपोनेंट और अलग हो जाएगा, रिपल और अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर ईडीसी मिलेगी ईएम माइनस ईएम अपन, ये कम हो गया। अब आगे और करूंगा इसको, और मैं लेके अलग से फिर से इसको मैं एक कैपेसिटर लगा के फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करूंगा, तो आपका फ्लक्चुएशन और भी कम हो जाएगा, ये वैल्यू ईएम टी अपॉन में 4 आरएलसी इसके इक्वल तो और कम होता जाएगा, तो बार बार कैपेसिटर जोड़ के हम इस वैल्यू को कम से कम करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे, और एक ऐसी आएगी जब ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, हम कहेंगे इसकी वैल्यू जो है जब यहाँ नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी, तो नीचे वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसके कम होने से उसको नेग्लेक्ट करके हम ईडीसी यहाँ पर इक्वली फाइंड आउट कर लेंगे, प्योर ईडीसी मुझे यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से अपन यहाँ फ्लक्चुएशन करते जाते हैं, फ्लक्चुएशन के बीच में इस तरह से अपन इसको यहाँ पर कहते हैं। ठीक है ना, और अगर आपको पूछ ले उर्मी का की क्या होगी, तो उर्मी का रिपल फैक्टर जो होगा, उर्मी का घटक रिपल फैक्टर, वो आपका ये वाला होगा, ईएम टी अपॉन में 2 आरएलसी, जो अपन ने रिड्यूस कर दिया और आधा कर दिया अपन ने उसको, तो इस तरह से होगा। अब अगर अपन इस वेव को देखें, तो वेव एक्चुअल में ऐसे लिखा है, इसको आरादंती साटूथ वेव की भांति इसको मान ले अगर, तो साटूथ वेव की भांति हम इसको मान सकते हैं। साटूथ वेव आपको कैसे बनती है, आप लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, ये आपकी साटूथ वेव होती है, इस तरह से आपकी साटूथ वेव चलती है ना, इस तरह से ये आरादंती साटूथ वेव, और इसके लिए आपने बिल्कुल फूरियर सीरीज वगैरह उसको लगा के आपने इसके लिए डेरिवेशन फाइंड आउट किया था, तो मैं उसी चीज को वहां से उठा रहा हूं। तो साटूथ वेव की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आपका जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ईएम, ये जो हो रहा है यहाँ से, ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी और ये मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पर इसकी, अगर इसकी बीच वाले को ईएम मान करके मैं ऊपर वाले को बोल दूं ईडीसी प्लस ईएमटी अपॉन में 2 आरएलसी, और ये वाली जो वैल्यू होगी आपकी, ये वाली ये ईएम वैल्यू है आपकी मीडिएटर वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ई आपकी रहेगी, सॉरी ईएम, और ईएम माइनस ईएमटी अपॉन में 2 आरएलसी, इसके बीच तो फ्लक्चुएशन आप कब कह सकते हो, मतलब आरादंती वेव की भांति मान लो, साटूथ वेव की भांति मान लो, तो आपको साटूथ वेव देखो ये एक्चुअल में से दिख नहीं रही है, लेकिन अपन उसकी भांति मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं,
तो शॉर्ट वेव आपकी कुछ इस तरह से बनती है और ये भी कुछ इसी तरह से होगी जिसकी मीडिएटर फ्रीक्वेंसी EM है और मैक्सिमम इन दोनों के बीच में आपका जो इसमें इसको फ्लक्चुएशन को यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर मुझे आरएलएनटी वेव मिलती है, शॉर्ट वेव मिलती है और इस शॉर्ट वेव के लिए हम जो आपकी जब इसको सॉल्व करते हैं अपन, आपने सॉल्व कर रखा है पिछली क्लासेस में, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो मुझे यहाँ पर रिपल जो वोल्टेज मिलता है वो रिपल वोल्टेज मुझे यहाँ मिल जाता है E इज इक्वल टू, जो रिपल वोल्टेज होता है वो रिपल वोल्टेज मिलता है मुझे E इज इक्वल टू EM अपॉन में 2 RLC, ये बन जाता है EM अपॉन में 2 RLC और ये कैपिटल T माइनस 2T इस पर लिया था, कोई टाइमिंग है आपका, ये T एक्सिस चल रही है आपकी, तो T कोई आपका टाइमिंग ले रखा है आपने, उसके रेस्पेक्ट में इसको फूरियर सीरीज को यूज करके आपने इसको सॉल्व किया है। और यहाँ पर E क्या है आपकी, ये आपका रिपल इसमें जो ऐड हो रहा है, रिपल जो आपका किसी टाइम T पर जो रिपल आ रहा है ना, वो रिपल E इज इक्वल टू EM अपॉन में 2 RLC T माइनस 2T आफ्टर सॉल्विंग दैट। हम इसको यहाँ पर इस तरह से फाइंड करते हैं। T क्या है, T यहाँ पर दो आपके जो सक्सेसिव जो आपकी चार्जिंग है उनके बीच का टाइम पीरियड है, उसको हमने यहाँ पर आरएलएनटी वेव की भांति माना है, शॉर्ट वेव की भांति माना है और कहा है फ्लक्चुएशन इन दोनों के बीच में ही हो सकता है, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम। और जब हमने इसको सॉल्व किया फूरियर सीरीज से लिमिट्स को लेकर के, तो हमने यहाँ पर प्राप्त किया जो रिपल आपका कंपोनेंट आ रहा है वो E इज इक्वल टू EM अपॉन 2 RLC और T माइनस 2T हमें यहाँ पर फाइंड आउट होता है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख कर देना छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका इतना काम यहाँ पर हो जाता है, T माइनस 2T ये आपकी जो है रिपल वोल्टेज यहाँ पर इस तरह से मुझे मिल जाती है। हम आगे इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके हम इसके लिए डेरिवेशन आगे प्रूव करेंगे। ये इक्वेशन तक आपको समझ में आ गया और फिर सुन लेना क्या होता है कि फिल्टर होता है, शंट कैपेसिटर फिल्टर की बात करते हैं। शंट कैपेसिटर फिल्टर में कैपेसिटर को रेजिस्टेंस RL के साथ अपन पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। जब आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल पर होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल पर होता है, तो ये आपका कंडक्शन होता है नॉन कंडक्शन स्टेट में होता है। इसके कंडक्शन होने के कारण से चार्जर जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है और उसकी ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। उस प्रकार से यहाँ पर जैसे जैसे आपकी जो वोल्टेज बढ़ती जाती है, ये इससे आने वाली वोल्टेज जैसे जैसे कैपेसिटर भी चार्ज होता है तो फुली वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है। जैसे ये फुली वोल्टेज तक चार्ज होता है तो ये ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होने से ये आपका प्लस से जुड़ जाता है एन टर्मिनल और ये डायोड क्या होता है आपका रिवर्स बायस में हो जाता है। ये कंडक्शन नहीं करता लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू मुझे वोल्टेज मिलती है। इस कारण से हम यहाँ पर जो है अब ये जो कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज होने लगता है। जैसे वो किसी वैल्यू तक डिस्चार्ज होता है यहाँ से पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव हो जाता है। तो डायोड D1 D2 फिर से कंडक्शन करता है और उस कंडक्शन के थ्रू क्या करता है, फिर से इस कैपेसिटर की चार्जिंग को ये चालू कर देता है। कैपेसिटर फिर से फुली वैल्यू तक चार्ज होता है और बाद में ये फिर से इसको क्या कर देता है, रिवर्स बायस कर देता है। तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग चालू हो जाती है RL के थ्रू और इस प्रकार से अपन ने इसको कहा है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि रिपल मैंने काफी हद तक, अब मैं यहीं तक की करंट लूंगा इसको मैं और यहीं तक करंट को बोलता हूँ कि रिपल मैंने काफी हद तक कम कर दी है। यहाँ पर इतना रिपल हटा दिया, इसको मैं अलग से लेके इस प्रकार से शो करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो RL की वैल्यू है, ये RL की वैल्यू C से ज्यादा होनी चाहिए, ओमेगा C से ज्यादा होनी चाहिए और इसी के बेस में टाइम कांस्टेंट बताया था, है ना। और यहाँ पर अगर यहाँ पर डायोड एक आइडियल डायोड है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो टाइम पीरियड होगा इसके चार्जिंग होने का वो भी बहुत कम होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर मैं एक इक्वेशन निकालता हूँ किसी टाइम t पर पोटेंशियल पर, जब कैपेसिटर पोटेंशियल V होगा तो EM e की पावर माइनस t अपॉन में RL से लिख सकते हैं। अब v इज इक्वल टू EM और इसको सॉल्व करके मैंने e की पावर x को मैंने सवाल सॉल्व किया तो ये मेरे पास आया और इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास किसी टाइम t पर पोटेंशियल आता है। ये जो होता है इसमें रिपल होता है आपका, होता है ना। मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपका जो एक्चुअल वोल्टेज EM है वो और EM जो आपका वोल्टेज आया किसी टाइम t पर, इसके बीच कैपेसिटर में फ्लक्चुएशन होता है मैक्सिमम और इस वोल्टेज के बीच में। तो ये फ्लक्चुएशन देखो आपका ये आपकी मैक्सिमम वोल्टेज EM है और ये आपकी यहाँ मिनिमम वोल्टेज EM माइनस किसी टाइम t पर है। इसके बीच में क्या होता है आपका फ्लक्चुएशन यहाँ पर हो रहा है। तो अपन यहाँ पर इसको डीसी नहीं कह सकते, हम क्या करते हैं कर सकते हैं इसका मीडिएटर पॉइंट लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ करके हम बोल देते हैं इसकी जो वोल्टेज है वो इन दोनों के मीडिएट में है और इसकी जो वोल्टेज आएगी ईडीसी, इसको अपन कहेंगे ईडीसी EM माइनस EMT अपॉन में 2 RL, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या कर दिया इस EM की वैल्यू को पूरा मानते उसको अपन ने और आधा कर दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये जो है आपकी वैल्यू इतनी मिल जाती है, मतलब ये कंपोनेंट मिल जाता है इसमें, ये आपका रिपल कंपोनेंट कहलाता है जो और कम हो गया है।
और इस तरह से ये अपने को डीसी यहाँ पर मिल जाती है। अगर मैं इसको और लाइनें खींच दूं इसके बीच में से, अगर मैं अगले वाले डायग्राम में लेकर के, तो ये और कम हो जाता है आपका इतना, और ये कितना हो जाएगा फिर, ये बन जाएगा आपका ईएमपी अपॉन में 4RLC। अब आपको देखो इतना ही इसमें रिपल बचा है इतना। इसी प्रकार से अपन इसको ओवर डिवाइड कर दें तो आपका रिपल और भी कम हो जाएगा 8RLC। एक कंडीशन ऐसे है कि ये वैल्यू बहुत कम होने से रिड्यूस हो जाएगी और अपने पास प्योर डीसी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपकी मिल जाती है। और ईडीसी की वैल्यू ईएम के बराबर, मतलब उसी वैल्यू ईएम के बराबर की आपको डीसी से, आपको 10 वोल्ट मिल रहा है यहाँ से, तो 10 वोल्ट की डीसी भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि ये कम होने से ईए डीसी बराबर ईएम हो जाएगा। अब मैं इसको अगर यहाँ से अलग ड्रॉ करूँ तो मैं इसको एक आराधंती 60 वेव की बात मान सकता हूँ। देखो चार्जिंग फिर डिस्टेंस फिर चार्जिंग, तो इसको 60 वेव मान सकता हूँ ऐसे, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू के बीच में ये क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी 60 वेव। और इसके रेस्पेक्ट में इसको मैं इंटीग्रेट करके सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन यहाँ पर जो है इस वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे, और ये वोल्टेज जो यहाँ पर शो करेगी ये किसी टाइम टी पर आपके जो है रिपल को शो करेगी। रिपल का टाइम टी पर इतना वोल्टेज होगा, और ये टी क्या है आपका, दो सक्सेसिव चार्जिंग के बीच का टाइम कांस्टेंट टाइम है वो, और -2t। इसको सॉल्व करने पे लिखेंगे हम इसको, हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लास्ट क्लासेस में सॉल्व कर चुके हो आरएलटी वेव को, तो वहां से मैंने इसको लिया है, और इस तरह से मैं किसी टाइम टी पर रिपल की यहाँ बात कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, और इस इक्वेशन को लेके हम जो जितना रिपल है कितना अलग हुआ है उसको हम यहाँ काउंट करेंगे, और बात करेंगे इसके बाद में जो है सीरीज इंडक्टर फिल्टर।